आईपीएल में सबसे अच्छी स्काउटिंग अगर किसी टीम की है तो वो है राजस्थान रॉयल्स की। और राजस्थान रॉयल्स हर बार ऐसे प्लेयर से स्काउट करके लाती है जो बाकी टीमों के लिए बड़े सरप्राइज होते हैं। और इस वीडियो में हम आईपीएल ऑक्शन रिव्यू करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम का। हमारे साथ स्नेहदीप भाई भी हैं और उनसे जानेंगे उनकी प्लेइंग 11 क्या है और कौन से प्लेयर हैं जिनको लेकर के वो इस बार बहुत एक्साइटेड हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम में। तो स्नेहदीप भाई बताइए कौन से प्लेयर इस बार आपके लिए प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स में। देखिए, राजस्थान रॉयल्स का प्लेयर्स टू वॉच आउट अगर आप बोलेंगे, जो जयपुर का जहाँ पर राजस्थान बेसिकली खेलता है, हाँ ठीक है, उस पिच के हिसाब से सिलेक्शन ऑफ रवि बिश्नोई ऑलवेज प्लेयर्स टू वॉच आउट। पर आप बड़ा ग्राउंड है, स्पिनर्स के लिए हमेशा एक चांस रहता है। जैसे अश्विन और चहल भी जब खेल रहे थे तो उनके लिए हमेशा अच्छा रहता था वो चीज़। बट मैं एक बार ही प्लेयर बता देता हूँ जो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने परचेज किया उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। हाँ, रवि सिंह लेफ्ट हैंड बैट्समैन, विकेट कीपर, रेलवेज से खेल रहे थे और इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनकी स्ट्राइकिंग बड़ी कमाल की थी। इससे पहले यूपी T20 लीग में खेल रहे थे, वहाँ भी इन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग एबिलिटी दिखाई थी। ज़्यादा रन नहीं थे, आई थिंक 290 के आसपास रन थे यूपी T20 लीग में, बट स्ट्राइक रेट इनका वहाँ भी कमाल था। छक्के भी इन्होंने कमाल मारे थे और स्पेशली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनका 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट था और काफ़ी ज़्यादा छक्के इन्होंने लगाए थे। तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बहुत कमाल का, एक विकेट कीपर बैट्समैन का बैकअप भी हो सकते हैं। प्लस अमन राव इनके पास है। अमन राव हैदराबाद की तरफ से खेलने वाला बैट्समैन, इनका अंडर 23 स्टेट है, बहुत अच्छा गया। सैयद मुश्ताक अली में एक मुंबई के खिलाफ इन्होंने 50 रन की पारी खेली थी। बट मेरे को इस बैट्समैन में जो सबसे अच्छी बात लगी ना, एक तो बहुत कलात्मक बल्लेबाज है, बहुत स्टाइलिश है, प्लीजिंग टू आई है और एलिगेंस आपको वो जो बैट्समैनशिप में होता है वो आपको इनकी बल्लेबाजी में देखने को मिलेगा। साथ में रवि बिश्नोई, जैसा स्नेहदीप भाई ने जिक्र किया कि स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने के लिए, उसके अलावा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सुशांत मिश्रा, और जैसी गेंदबाजी वो कर रहे हैं, आपको इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कम ऐसे फास्ट बॉलर्स देखने को मिलेंगे जो 140 के ऊपर की गति पर ऑपरेट करते हैं। प्लस उनके पास गेंद मूव कराने की काबिलियत है और उसके साथ डेथ में भी अच्छी यॉर्कर्स वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सुशांत मिश्रा के पास वो क्वालिटी है जो आप देखेंगे अगर उनको खेलने का मौका मिलता है। और जैसी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उनकी गई है। फिर कुलदीप सेन का मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया क्योंकि कुलदीप सेन की परफॉर्मेंस वैसे बहुत अच्छी नहीं रह रही थी, लेकिन एक चीज़ है कि उनके पास पेस है। आपको क्या लगता है कुलदीप सेन के बारे में? कुलदीप सेन के बारे में हम तो यही बोलेंगे कि उनको फिर से मौका दिया गया है। हाँ, आई होप वो अच्छा करे। पर हाँ उनके पास मतलब बहुत अच्छा पेस टाइम है। अच्छा नहीं जा रहा था उनके टाइम पास। अच्छा इज नहीं जा अ रहा है। क्वालिटी बॉलर क्वालिटी एक्चुअली। बॉलर। इंडियन टीम में भी सेलेक्ट हुए ही थे, एक बार आपने देखा ही था, बट वहां पर भी बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। आई एक होप ही कि उनकी मैच वापसी खेला था। वैसी हो जैसी उनकी शुरुआत आईपीएल में हुई थी। तो वो एक चीज़ है अगर उनको मौका मिले। उसके बाद ब्रजेश मिश्रा आपके बंगाल प्रो T20 लीग में खेल रहे थे इस बार, हाँ, काफ़ी हाँ, विकेट्स उन्होंने लिए। हाँ। बट उनके बारे में कुछ क्लेम्स हैं जो मैं यहाँ पर व्यूअर्स को ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो आते हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जाके खेल रहे थे वो बंगाल प्रो T20 लीग, पहला सीज़न खेले, काफ़ी सारे विकेट्स लिए और उनको आप गेंदबाजी करते हुए देखेंगे तो स्पेशली उनकी जो स्लोअर वंस है वो पिक करना बहुत डिफिकल्ट है। और जैसे डिप करती है ना स्लोअर वन, जैसे हर्षल पटेल के पास वो डिप करने वाली स्लोअर वन थी, एग्जीक्यूशन उस गेंद का बहुत डिफिकल्ट होता है। उन्होंने काफ़ी हद तक करके दिखाया और पेस भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि उनके पास पेस नहीं है। देखो इस तरह की डिलीवरी डालने वाला गेंदबाज अगर अच्छी पेस पर ऑपरेट करता है और फिर ऐसी स्लोअर वंस डालता है, जो आशीष नेहरा जी जिनको कटोरियाँ बोलते हैं, आपने सुना होगा ये टर्म, तो वो उस तरह की कटोरियाँ जो है वो डालते हैं और डेफिनेटली वो डिफिकल्ट टू पिक है। बाउंसर भी अच्छा मारते हैं, यॉर्कर भी अच्छा करते हैं, तो वेरिएशन है, टैलेंटेड गेंदबाज है। बट उनके बारे में जो चीज़ क्लेम की गई इस बार बंगाल प्रो T20 लीग में कि उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे, इसलिए अगली बार जब बंगाल प्रो T20 लीग होगी तो वो नहीं खेल पाएंगे। अब ये आगे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन जरूर है, बट जो इनिशियल क्लेम्स हैं वो ये हैं कि उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बंगाल प्रो T20 लीग खेली थी। उसके बाद अगली जो इसमें टीम में एडिशन है वो है बिग्नेश पुथूर की। बिग्नेश पुथूर आप जानते हैं कि किस क्वालिटी का चाइना मैन है एकदम। और ये जो टीम है ना राजस्थान रॉयल्स, अब बाकी दो मेन स्पिनर देखो, जडेजा और कौन है, रवि बिश्नोई। हाँ, दोनों जिस पेस में बॉल ऑपरेट करते हैं, हाँ, और विघ्नेश पुथुर का जो बॉलिंग का पेस है, हाँ स्लो करते हैं, स्लो टू द एयर थोड़ा ये सा बहुत ही अच्छा कॉम्बो है। मैचअप बनेगा। हाँ डेफिनेटली। और इसके साथ इनके स्पिन डिपार्टमेंट में एक और अच्छा लेग स्पिनर है जो कि यशराज पुंजा, अच्छी हाइट उनके पास है और हाइट की वजह से जो बाउंस वगैरह एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो तो हालांकि प्लेइंग 11 में मौका शायद उनको नहीं मिल पाएगा, बट एक वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग सा लेग स्पिनर उनके पास जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और फॉरेन फास्ट बॉलर को थोड़ा सा
स्ट्रेंथन किया है फॉरेन फास्ट बॉलिंग को इन्होंने, तो वहाँ पर एडम मिलने का एक एड ऑन है। तो कुल मिला के ये जो नए 22 हैं इस बार आईपीएल ऑक्शन के, फिर रविंद्र जडेजा को इन्होंने ट्रेड किया था, सैम करन को ट्रेड किया था एंड डेनवन फरेरा को ट्रेड किया था। तो कुल मिला के ये 3 प्लेयर इन्होंने ट्रेड किया। अब अगर आप इनकी ओवरऑल टीम देखो तो कौन सा डिपार्टमेंट आपको वीक नज़र आता है? बैटिंग, बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिन डिपार्टमेंट, फिनिशिंग, कौन सा एस्पेक्ट है जो इस टीम का वीक है? देखिए, मैं तो बोलना चाहूँगा इनका जो फिनिशिंग है, वीक तो नहीं बोलेंगे, हाँ, पर आप फिनिशिंग में देखो, आप किन को देखते हो? नहीं, फिनिशिंग का कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, वो अब इस पे आएंगे, हम जब 11 बनाएंगे ना तो ज़रूर आएंगे। बट मेरे को पता है इस टीम में सबसे बड़ी कमी क्या लग रही है, वो इनएक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है। आप जब ये 11 बनाएंगे तो आपको बैटिंग ऑर्डर में टॉप 4 में वो इनएक्सपीरियंस दिखेगा, क्योंकि अब संजू भी नहीं है, जॉस बटलर भी नहीं है, नीतीश राणा को लास्ट ईयर लिया था, हालांकि उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी, बट स्टिल उनका होना भर बहुत फ़र्क डाल सकता था बीइंग एक्सपीरियंस प्लेयर। तो चलिए 11 बनाए राजस्थान रॉयल्स की। तो ओपनर कौन कौन से होने वाले हैं आपके लिए? देखिए, मैं तो ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को ही रखूंगा। हाँ, यही दो हैं, मतलब यही है अगर option, आई डोंट थिंक कि कोई और इन दो के और अलावा नहीं तीसरा जाएगा। ओपनर नहीं, चुन नहीं, सकता है। एकदम नहीं। जैसी परफॉर्मेंस रही तो हर किसी के ओपनर यही दोनों होने वाले हैं। एकदम। देन नंबर 3 आई थिंक बहुत बड़ा डिबेट है। अब नंबर 3 पर इनके पास 2 ऑप्शन है। एक तो रियान पराग को नंबर 3 बल्लेबाजी करवा सकते हैं, बट पिछले सीजन भी मैंने कहा था कि अगर आपको नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेयर देखना है तो आप ध्रुव जोरेल को भी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवा सकते हैं। और अगर आप ध्रुव जोरेल को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करवाते हैं तो आपको नीचे कुछ जो फॉरेन प्लेयर्स के ऑप्शंस हैं वो भी और खुल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर नंबर 3 ध्रुव जोरेल खेलें, नंबर 4 पर आप रियान पराग को खिलाएं, जहां पर वो नंबर 4 पर बहुत सक्सेसफुल हुए थे 2 साल पहले, उन्होंने करीब 550-600 रन बनाए थे आईपीएल में संजू सैमसन के साथ। फिर नंबर 5 पर आई थिंक सैम करन को ऊपर ही बैटिंग कराएं, वही बेस्ट है उनके लिए, नीचे ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। सैम करन अगर एज अ फिनिशर खेलें तो शायद वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं अपनी पारी स्टार्ट करने में, और जब एक बार रिदम पकड़ते हैं तो अनस्टॉपेबल होते हैं वो। क्या कहते हैं? ये भी सही है। देन नंबर 6 पर सिमरन हेटमायर, तो फिनिशर उनके लिए हो गया। नंबर 7 पर एक तो डेनवन फरेरा का ऑप्शन है इनके पास। डेनवन फरेरा को अगर ये लेके आएंगे तो 3 फॉरेनर इनके सीधा सीधा यहीं पर हो गए, और फिर बॉलिंग में एक ही फॉरेनर का ऑप्शन बचेगा, जिसमें आप फिर जोफ्रा आर्चर को ले लेंगे। एक फिनिशिंग में ऑप्शन और है इनके पास शुभम दुबे का। अगर इंडियन ले लें तो शुभम दुबे को ले सकते हैं, तो इनके पास बॉलिंग में भी 2 ऑप्शन बच जाएंगे। तो बॉलिंग में अगर स्पिनर देख लो आप, तो एक रविंद्र जडेजा हो जाएंगे, एक रवि बिश्नोई हो जाएंगे। उसके बाद अगर फास्ट बॉलिंग के 3 और ऑप्शंस देखें तो जोफ्रा आर्चर एक रहने वाले हैं, संदीप शर्मा दूसरे रहने वाले हैं, 2 ये हो गए। फिर अगर आप शुभम दुबे खिला रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं नांद्रे बर्गर को ले सकते हो, तो फास्ट बॉलिंग आपको अच्छी दिखेगी। 4 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन क्या क्या हो गए इनके पास? सैम करन, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा। तो आई थिंक आपकी डेथ बॉलिंग भी कवर हो जाती है, नई बॉल की बॉलिंग भी अच्छी हो जाती है, मिडिल ओवर्स भी अच्छा हो जाता है, स्पिनर्स भी अच्छे हो जाते हैं। ऑल एंड ऑल अच्छी टीम दिखती है। बट इन केस आप डेनवन फरेरा को खिला लेते हैं तो फिर आप नांद्रे बर्गर को नहीं खिला पाएंगे। उस केस में आप तुषार देशपांडे या सुशांत मिश्रा को खिला सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन इनके पास रहेंगे। क्या कहते हैं आप इस प्लेइंग 11 को लेकर के? वैसे तो एकदम कॉम्बिनेशन का वाइज ठीक ही है, पर मेरा एक ही चीज़ है इसमें सवाल। रविंद्र जडेजा को आप नंबर 8 में खिलाना चाहोगे? मजबूरी है आपकी नंबर 8 पे खिलाना, आप इससे ऊपर रविंद्र जडेजा को खिला नहीं सकते। आप किस नंबर पे खिलाना चाहेंगे? हम 6 नंबर पे जडेजा को खिला के 8 नंबर पे हेटमायर या फिर शुभम दुबे को फॉरवर्ड कर दे। देखो, ये T20 का गेम है। रविंद्र जडेजा का अगर टॉप 3 टॉप 4 में खिलाने का चांस बनता है तो बेस्ट है। अगर वहाँ उनका चांस नहीं बनता है तो फिर जितना नीचे खेलें उतना अच्छा है, जितना कम गेंद खेलें उतना ही उनके लिए अच्छा है। क्योंकि सिमरन हेटमायर जैसा बैट्समैन जो है ना, देखो आपको गेम सिचुएशन हमेशा देखनी पड़ेगी और वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि सिमरन हेटमायर जैसा बैट्समैन आके जितना ज़्यादा बॉल खेले लास्ट में, अगर 15 से 20 ओवर के बीच का खेल अगर चल रहा है तो सिमरन हेटमायर ही खेले, क्योंकि ही इज़ काइंड ऑफ 6 हिटिंग मशीन की। वो अगर 30 गेंद मिली तो मान लीजिए 5-6 छक्के मार दिए उसने तो आपका काम करके चला जाएगा। वो चीज़ शायद आप रविंद्र जडेजा के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते कि आप उनको नंबर 6 डालें और वो इतने छक्के मार देंगे आपके लिए। पोजीशन दे रहे सैम करन को, जो नंबर 5 का पोजीशन दे रहे हैं। हाँ, 5 का। तो वैसे ही नंबर 4 या 5 में जडेजा को भी दे सकते थे आप, सैम करन को हाँ, जडेजा को दे सकते थे, बट फिर सैम करन को आप नीचे हो जाएंगे। देखो क्या है ये ना, T20 का फॉर्मेट 120 गेंदें, जो आपके बेस्ट हिटर्स हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलें। जडेजा कैन बी लाइक अच्छा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा यूटिलिटी में देखता नहीं हूँ रविंद्र जडेजा की एज ए बैट्समैन।
नहीं, सैम करन का है, सैम करन की हिटिंग एबिलिटी अच्छी है, छक्के अच्छे मारता है स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर को भी। सैम करन इज मच बेटर हिटर देन रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इज मच बेटर बैट्समैन। अगर आप टेक्निक और सारी चीज़ों की बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, लाइक ही इज नंबर 1 ऑलराउंडर, आप सब जानते हैं उनकी बैटिंग एबिलिटी जो है, बट व्हेन इट कम्स टू हिटिंग, है ना, तो शायद रविंद्र जडेजा के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रविंद्र जडेजा को टाइम चाहिए, पहली 10-12 गेंदें उनको चाहिए सेटल इन होने के लिए, कि फिर उसके बाद वो बड़े शॉट्स लगाते हैं। लगाने को कभी भी लगा सकते हैं, बट आई थिंक अगर सैम करन और जडेजा में T20 फॉर्मेट में कंपेयर करें तो सैम करन इज मच बेटर बैट्समैन देन रविंद्र जडेजा, तो इसलिए मैं शायद सैम करन को प्रेफर कर रहा हूँ ऊपर अगर बात करें। और उसके अलावा अगर आप देखो प्लेइंग 11 को लेकर आपका और कोई सवाल है इस पर? नहीं, बाकी प्लेइंग 11 का जो तो देन मैं बचे हुए प्लेयर्स के बारे में बता देता हूँ। जो प्लेयर इसमें बच गए, इनके पास अच्छी फास्ट बॉलिंग है। युद्धवीर सिंह भी है इनके पास। एक और फास्ट बॉलिंग की बात करें, कुलदीप सेन का जिक्र हमने किया था, ब्रजेश शर्मा बाहर बैठेंगे। फॉरेन फास्ट बॉलर में अगर आप जाओ तो कैना मपाका हैं, एडम मिलने हैं, तो इनके पास बैकअप्स भी ठीक ठाक हैं। और स्पिन डिपार्टमेंट में आप देखो बिगनूस पुथूर बाहर बैठे होंगे, यशराज पुंजा बाहर बैठे होंगे। तो ऑल एंड ऑल अगर देखो तो राजस्थान रॉयल्स ने बहुत अच्छी टीम बनाई है, यंग टीम बनाई है, और जो उनकी लेगेसी रही है कि बड़े बड़े नामों के पीछे नहीं जाते, वो हमेशा ऐसे प्लेयर्स खोज के लाते हैं जो बहुत यूज़फुल प्लेयर होते हैं, यूटिलिटी प्लेयर होते हैं, और आगे चल के नाम बड़ा बनाते हैं। तो इस टीम में हर बार की तरह आपको वो इनएक्सपीरियंस दिखेगा, वो नए प्लेयर दिखेंगे, वो नोवेल्टी वाला फैक्टर दिखेगा, बट एट द सेम टाइम यही नए प्लेयर बहुत बार सब लोगों को सरप्राइज करके जाते हैं। आप लोग को क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स की ये टीम 10 में से कितने नंबर डिजर्व करती है? कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।